शुरू करें। तो वॉइस की क्लासेस देख रहे थे हम लोग, और वॉइस की क्लास में अभी तक मैंने आपको टेंस पर बेस्ड जितने भी सेंटेंस आते हैं वो बनाना सिखा रहा था। टेंस पर बेस्ड, और टेंस पर बेस्ड मैंने आपको टोटल प्रेजेंट के सारे करवा दिए थे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बनता नहीं, पास्ट इंडेफिनिट का करवा दिया था। अब उससे आगे देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट, पहले टेंस का फिर आगे से आगे बढ़ेंगे। पास्ट इंडेफिनिट के बाद है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या है? तो सबसे पहले हम डूअर की बात करें। सबसे पहले किसकी बात करें? डूअर। हमेशा क्या होगा? डूअर पहले आएगा। सबसे पहले डूअर। एक्टिव में तो डूअर ही सब कुछ है। डूअर। डूअर के बाद क्या होता है इसमें? डूअर के हिसाब से वाज या वर। फिर क्या होता है? बी फोर। बी फोर का मतलब क्या होता है? वर प्लस आईएनजी। वर प्लस आईएनजी, और उसके बाद क्या हो जाएगा? कोई भी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट या सफर। तब पैसिव वॉइस बनाने में यह ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो क्या आना है? सफरर। इसको तो आना ही आना है। सफरर को तो आना ही आना है। सफरर को तो आना ही आना है। उसके बाद सफरर के बाद अगर पहले से वाजवर है, पहले से वाजवर है, पहले से अगर वाजवर है, तो आपको वाजवर सब ऑब्जेक्ट जिसको आपने सब्जेक्ट बनाया उसके हिसाब से वाज या वर में से कोई ना एक तो चाहिए ही। वाज या वर में से कोई ना एक तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद बीइंग। उसके बाद बीइंग। वाज वर के बाद क्या चाहिए? बीइंग। मतलब वाज, अब जैसे ही एक्टिव में वाज वर दे रखा तो सबसे पहले पैसिव में हमें देखना कि वाज वर है कि नहीं। सबसे पहले वाज वर में जाएंगे। वाज वर उसके साथ बीइंग। ठीक है, वाज वर बीइंग प्लस V3। वाज वर प्लस बीइंग प्लस V3। ठीक है, और V3 के बाद वाज वर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय, और उसके बाद हमारा डूअर या एजेंट आएगा। डूअर या एजेंट आएगा। पहले वाज वर प्लस बीइंग, फिर V3, फिर डूअर, फिर एजेंट। ठीक है, ये सीरीज है, ये आना ही आना है। तो इस सीरीज को हमेशा ध्यान रखना, हमेशा। बस टेंस पर ध्यान रखेंगे, हमेशा कुछ जैसे हमने लिख दिया सेंटेंस लिया, द इंग्लिश वर torturing Indian farmers. The English were torturing Indian farmers. इसका मतलब क्या हुआ कि भारतीय किसानों को अंग्रेज सता रहे थे। भारतीय किसानों को अंग्रेज सता रहे थे। यही सेंस है, यही मीनिंग है, यही सेंस, यही मीनिंग। तब इसको हमको पैसिव बनाना। तो पैसिव बनाने के लिए क्या बात हुई है? सबसे पहले बात यही हुई पैसिव बनाने में कि जो भी सब्जेक्ट उसको पहले ले आइए, सब ऑब्जेक्ट है उसको पहले ले आइए। और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? तो इंडियन फार्मर्स। अब इंडियन फार्मर्स क्या है? प्लूरल है। प्लूरल तो क्या चाहिए भाई? हमें वाज चाहिए कि वर्ड चाहिए? वाज वर में से तो एक है, क्योंकि पहले से एक्टिव में वाज वर दे रखा है। वर है तो वाज या वर में से कोई एक आएगा। तो फार्मर्स के साथ क्या आएगा? वर आएगा। तो हमने क्या लिख दिया? वर। उसके बाद क्या होगा? वर के बाद क्या चाहिए? बीइंग। बीइंग tortured by the English. तो ये हो गया वर बीइंग टॉर्चर्ड बाय इंग्लिश, कि भारतीय किसानों को अंग्रेज के द्वारा
सताया जा रहा था। भारतीय किसानों को अंग्रेज के द्वारा सताया जा रहा था। तो कहीं भी कभी भी सेंटेंस बना सकते हैं आप। ऐसा तो सेंटेंस ऐसा नहीं कि मतलब टेंस सिर्फ पता होना चाहिए। टेंस अगर पता चल गया तो वॉइस का कुछ डिफिकल्टी है ही नहीं, देखते ही ऑप्शन बन जाता है, देखते ही ऑप्शन बनने लगता है। जैसे दूसरा सेंटेंस लगाया, माय पेरेंट्स वर हेल्पिंग द नीडी पीपल, कि जो मेरे पेरेंट्स थे वो जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे थे। जो मेरे पेरेंट्स थे वो जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे थे। मेरे पेरेंट्स जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे थे। यही कहना चाह रहे हैं, मेरे पेरेंट्स जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे थे। अब इसका पैसिव बनाना है, तो पैसिव क्या बनेगा, इसमें ऑब्जेक्ट क्या हो गया, नीडी पीपल। नीडी पीपल क्या वर्ब के साथ हेल्पिंग है, क्या बन जाएगा पैसिव, कि द नीडी पीपल वर, और वर के बाद क्या आया, बीइंग, वर बीइंग, द नीडी पीपल वर बीइंग हेल्प्ड बाय, क्या था, माय पेरेंट्स, बाय माय पेरेंट्स। हो गया कि जरूरतमंद लोगों की मेरे पेरेंट्स के द्वारा मदद की जा रही थी। जरूरतमंद लोगों की मेरे पेरेंट्स के द्वारा मदद की जा रही थी। कोई मुश्किल काम ही नहीं है। अब बात करते हैं हम पास्ट परफेक्ट की। तो पास्ट परफेक्ट का जो एक्टिव का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, डूअर यानी सब्जेक्ट हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या सफर, ऑब्जेक्ट कह लो या सफर कह लो, ऑब्जेक्ट कह लो या फिर सफर कह लो, जो कहना चाहते हो, ऑब्जेक्ट सफर एक ही बात है। अब अगर इसका पैसिव बनाए, अगर इसका हम पैसिव बनाए तो ऑब्जेक्ट या सफर पहले हो जाएगा, ऑब्जेक्ट या सफर पहले हो जाएगा। इसके बाद फिर क्या होगा, अब इसमें दो ऑप्शन नहीं है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में दो ऑप्शन था, हैव और हैज। सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव। लेकिन हेड वाले में तो ये भी ऑप्शन नहीं, हेड का तो हेड ही होता है। यानी अगर हेड वाला ऑप्शन दे दे तो दिमाग में बिठा ले कि हेड के अलावा कोई दूसरा जिस ऑप्शन में हेड नहीं है उसको तो बनना ही नहीं है, छेड़ना ही नहीं। देखो हेड वाले में कितना आसान है कि हेड वाला कभी सेंटेंस अगर पूछ ले तब तो एकदम आसान हो गया, क्योंकि हेड वाले का पैसिव हेड से ही बनेगा और किसी से बनेगा ही नहीं। हेड के पैसिव में हेड ही आएगा, हेड के अलावा दूसरा कुछ नहीं आ सकता है। हेड तो और आसान हो गया तो हेड प्लस क्या होना चाहिए, बीन। अब चलो कि हेड से सेंटेंस दिया, किसी ऑप्शन में हैज है, नहीं बनना है ना, किसी ऑप्शन में हैव है, बनना ही नहीं। हेड वाले में हेड ही चाहिए, और फिर हेड के साथ और क्या चाहिए, बीन। तो जिस ऑप्शन में हेड होगा सिर्फ उसी ऑप्शन को देखना है। अगर हेड एक्टिव में दे दिया, दूसरे में देखना ही नहीं है। तो हेड के बाद बीन कर दिया, उसके बाद क्या हो गया, V3 प्लस बाय प्लस डूअर। ठीक है अब इसको बना के देखते हैं, सेंटेंस बना के देखते हैं। जैसे हमने लिख दिया, आई हैड ऑलरेडी bought a car, I had already bought a car, कि मैंने तो पहले से एक कार खरीद लिया था। या कोई ऐसे कहेगा मैंने तो पहले से कार खरीद रखा था, कार तो मेरे से पहले से खरीदा हुआ था। तो I had already bought a car, तो क्या बन जाएगा पैसिव में, a car had already been bought by me। एक कार्ड है, इस ऑलरेडी को कभी कभी क्या करते हैं हम लोग लास्ट में भी लिख सकते हैं चाहे तो, लेकिन पहले लिख देना ज्यादा अच्छा है। तो
A car had already been bought by me या a car had been bought me by me already. दोनों अगर ऑप्शन हो तो ये ऑप्शन ज्यादा बेहतर है, पहले रखना ज्यादा बेहतर है। नहीं अगर एक ही ऑप्शन और ऑलरेडी बाद में रख रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप बाद में भी रख सकते हैं। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन देखा बीच में भी हो आखिर में तो फिर ये ऑप्शन अच्छा है। अगर लास्ट वाला ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है तो ऑलरेडी लास्ट में रखें। लेकिन बनने का तरीका ये माय कार हैड ऑलरेडी बीन बॉट बाय, एक कार हैड ऑलरेडी बीन बॉट बाय मी, कि मेरे द्वारा तो पहले से एक कार खरीद लिया गया था, या मैं तो पहले से खरीद रखा था। ठीक है, क्लियर है। कोई कोई मुश्किल काम इसमें ज्यादा फंस, तो सबसे आसान है, इसमें ज्यादा फंसने की बात ही नहीं। कि हैड है तो हैड ही होगा, हैड के साथ बीन देख लो और कोई देखना ही नहीं। अगर एक्टिव हैड से देख रखा है तो सिर्फ वही ऑप्शन होगा इसमें हैड है, जिसमें हैड नहीं है वो होगा ही नहीं, बस हैड के साथ बीन चेक करना और कुछ नहीं चेक करना, फटाक से बन जाएगा। अब रही बात पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की, तो बता रखा है किसी भी परफेक्ट कंटीन्यूअस का बनता ही नहीं है। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का बनाना ही नहीं है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का बनाना ही नहीं है, किसी भी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं बनाते, यानी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का बनता ही नहीं है, बनाते ही नहीं है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का बनाते ही नहीं है, बनाना ही चाहिए, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का बनाना ही नहीं है। हो गई बात, किसी परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं बना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का भी नहीं बना, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का भी नहीं बना। अब आते हैं फ्यूचर में। तो 12 में से 8 खत्म हो गया, एक का तो बनाना नहीं है, तो 9 बचे 3। अब 3 में से देखते कितना बचता है। तो अब देखते हैं हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। जब फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करेंगे हम लोग, जब फ्यूचर इंडेफिनिट की, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में का जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले क्या आएगा, डूअर एक्टिव में, और डूअर के बाद क्या होगा, सेल और विल, डूअर के बाद सेल विल। ठीक है, सेल। और उसके बाद क्या हो जाता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कह लें या सफर्ड कह लें, ऑब्जेक्ट कहिए चाहे सफर्ड कहिए, एक ही चीज है ना, बार बार वही बात है। तो हम पैसिव में ले आए तो सबसे पहले क्या होगा, ऑब्जेक्ट सबसे पहले, ऑब्जेक्ट सबसे पहले, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद, ऑब्जेक्ट के बाद सेल या विल, ऑब्जेक्ट के बाद सेल या विल, ऑब्जेक्ट के बाद सेल या विल, जो भी आना है, सेल आना है, विल आना है, सेल या विल। और सेल विल के बाद मतलब ये, अगर ये भी ध्यान रखना है कि अगर एक्टिव में सेल विल दे रखा है तो पैसिव में सेल या विल में से एक होगा, यानी सेल है तो आपको देखना कि पैसिव में सेल विल में से कोई एक होना ही होना चाहिए, विल दे रखा है तो भी आपको पैसिव में देखना कि सेल और विल होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि हेल्पिंग वर्ब, देखिए सबका हेल्पिंग वर्ब फिक्स है ना, कहाँ एम जा रहा है फिक्स, जहाँ एम जा रहा है वहाँ एम जा ही आ सकता, कुछ हो ही नहीं सकता। वाज वर्ब वाले में वाज वर्ब फिक्स है, हैव एज में हैव एज ही फिक्स है, हैड में हैड ही फिक्स है, सेल विल में सेल विल फिक्स है। अब दे रखा है सेल या विल में से एक, यानी सेल दे रखा है तो आपके दिमाग में ये हो जाना चाहिए कि ऑप्शन में सेल या विल वाला ही ठीक होगा, या विल दे रखा है तो ऑप्शन देखना कि सेल और विल पेयर है ना, कि एम जार एक साथ होता है, वाज वर्ब एक जैसा है, हैव एज एक चीज है, हैड एक चीज है, सेल विल जो है एक जैसा है, तो ये इसका पेयर फिक्स है, ये कभी बदलता नहीं है कि सेल है तो भाई ऑप्शन में सेल विल में से ही एक होगा, हैव एज है तो ऑप्शन में हैव एज में से एक होगा, एमिजार है तो ऑप्शन में एमिजार में से एक होगा, वाज वर है तो वाज है तो ऑप्शन में भी आते वाज होगा या वर होगा, कोई दूसरा हो नहीं सकता है, कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, ये दिमाग में बिठा लेना है, तो बस बन जाएगा, देखते ही बनने लगेगा। सेल विल के साथ एक्स्ट्रा क्या लगेगा इसमें, बी। अब देखो यहाँ ध्यान देना है कि हैव हैज हैड के साथ बीन, एम इज आर वाज वर के साथ बीइंग है ना, एमिजार प्लस आईएनजी था, वाज वर प्लस आई था, तो एमिजार वाज वर के साथ बीइंग आया, हैव हैज के साथ बीन आया था, हैड के साथ भी बीन आया था, हैव हैज हैड के साथ बीन फिक्स हो गया, एम इज आर वाज वर के साथ बीइंग फिक्स हो गया, और सेल विल के साथ बी फिक्स हो गया। तो ये पेयर देखना कि कहीं बीइंग आता है, यानी तीनों आता है पैसिव में बीइंग भी आता है, बीन भी आता है और बी भी आता है। तो बीइंग कहाँ आएगा, जब वाज वर एमिजार पहले से है, बीन कहाँ, अगर हैव हैज हैड पहले से है, और बी कहाँ से आएगा, जहाँ सेल और विल हो। और उसके बाद क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस डूअर या एसेट,
यहाँ एक चीज ध्यान रखना है तो फंस जाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखना है तो उलझा देगा। ये ध्यान रखना है कि आई वी के साथ नॉर्मली क्या लगता है, सेल। कहीं भी सेल लगा देते हैं, ऐसा नहीं है कहीं भी वी लगा दें, ध्यान रखना है कि आई वी के साथ सेल, और इसके अलावा जो भी बचा रेस्ट अदर्स, जितने भी हैं, रेस्ट अदर्स कहने का मतलब क्या है, ही है, शी है, इट है, जो भी है, ही है, शी है, इट है, यू है, दे है, राम है, कोई भी ऐसा वर्ड, मतलब आई और वी को छोड़कर कोई भी, आई और वी को छोड़कर कोई भी दूसरा वर्ड हो तो उसके साथ क्या लगाना है, विल। यह ध्यान इसलिए रखना है कि मान लो अगर आई वी के साथ उसने विल लगा दिया, यानी उल्टा कर दिया, आई वी के साथ लगना चाहिए सेल और उसने लगा दिया विल, तो आपको भी ध्यान रखना कि आपको भी उल्टा करना है, आपको भी जिसमें विल लगना चाहिए उसमें सेल लगाना है। अगर उसने पहले से उल्टा कर दिया कि आई वी के साथ, अभी मैं एग्जाम्पल दूंगा तो क्लियर हो जाए, कि आई वी के साथ उल्टा कर दिया, मतलब आई वी के साथ होना चाहिए सेल और एग्जाम वाले ने विल लगा दिया आई के साथ विल, तो आप पैसिव के साथ भी उल्टा करना, एग्जाम्पल से बताऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा, पहले इस बात को समझ लो। ये तो क्लियर हो गया कि आई वी के साथ सेल आता है और आई वी के अलावा जो भी बच गया उसके साथ क्या आता है, विल आता है। इसी बात पे कई क्वेश्चन कई लोगों के यहाँ से इसमें गलत हो जाता है। कैसे गलत हो जाता है, पहले स्ट्रक्चर समझ लिया कि एक्टिव में क्या स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट है, सेल या विल है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। पैसिव में जाएंगे तो सफरर को पहले ले आएंगे, सेल और विल जो सब्जेक्ट के हिसाब से आ जाएगा, उसके बाद बी आएगा और बी के बाद थर्ड फॉर्म आएगा। छोटे छोटे क्वेश्चंस लेकर हम इसको समझते हैं। जैसे अगर मुझे कहना है आई शैल रीड दिस बुक, तो पहले नॉर्मल बनाए, पहले नॉर्मल बना रहे हैं, अब आई के साथ तो सेल ही लगता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बना दी। अब इसका पैसिव बना रहे हैं, तो दिस बुक, तो दिस बुक हमने क्या कहा कि आई और वी के साथ सेल लगता है, आई वी के साथ ये सेल लगा रखा है, इसका मतलब हमको दिस बुक के साथ भी नॉर्मल चलना है, तो दिस बुक के साथ क्या होना चाहिए, विल होना चाहिए, क्योंकि सेल तो सिर्फ आई वी के साथ लगता है, आई वी के अलावा जो भी बचा उसके साथ क्या लगता है, विल, हम यहाँ लिखेंगे क्या, विल। तो ये चूंकि नॉर्मल चल रहा है कि आई वी के साथ नॉर्मल है, सेल है, तो हम इसके साथ भी नॉर्मल चलेंगे, दिस बुक के साथ भी क्या होता है, वही विल होगा, क्योंकि आई वी के साथ सेल होता है और रेस्ट के साथ विल होता है, सीधी सी बात। ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, दिस बुक will be read by me, ठीक है, नॉर्मल यूज किया, कोई बात नहीं। हमने कहा राम will type this letter, कि राम इस लेटर को टाइप करेगा, राम इस लेटर को टाइप करेगा। देखो आई वी के साथ सेल होता है, उसके अलावा कुछ भी बचा तो विल होता है उसके साथ, इसने क्या लिखा, राम के साथ विल लिखा, तो ये तो नॉर्मल बात कर रहा है, नॉर्मल रूल के हिसाब से चल रहा है। इसमें भी क्या हो जाएगा कि राम विल दिस टाइप दिस लेटर, कि राम इस चिट्ठी को टाइप करेगा, टाइप करेगा। अब इसका हम पैसे बना रहे हैं, तो सबसे पहले तो क्या होगा, दिस लेटर हो जाएगा, दिस लेटर, दिस लेटर नॉर्मल हो गया। अब दिस लेटर के साथ सेल होगा कि विल होगा, तो भाई सेल तो सिर्फ किसके साथ होता है, आई और वी के साथ होता है, यहाँ तो क्या है, दिस लेटर है, तो सेल तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, दिस लेटर विल बी, और टाइप का भीतरी क्या होगा, टाइप्ड बाय राम। हमने कहा यू विल हेल्प अस, कि तुम हम लोगों की मदद करोगे, तुम हम लोगों की मदद करोगे, तो आई वी के साथ सेल लगता है, लेकिन यहाँ तो क्या था, यू, तो यू के साथ लगा दिया विल, तो ठीक लगा, इसका तो नॉर्मल चल रहा है। तो हमें भी क्या चलना है, नॉर्मल चलना है। अभी अस को बनाएंगे सब्जेक्ट, तो अस तो क्या ऑब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, पढ़ा रखा है केस में, तो अस का सब्जेक्ट क्या है, वी। अब वी के साथ क्या लगेगा, सेल या विल, तो यू वी के साथ सेल लगता है, तो क्या लगा दें, वी सेल। ये नहीं कि यहाँ विल है तो यहाँ सेल ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है, या विल है तो इधर विल ही होगा, ऐसा वो सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। वी शैल क्या लगेगा, बी हेल्प्ड बाय यू।
वी शैल बी हेल्प्ड बाय यू, कि हम लोगों की मदद तुम्हारे द्वारा की जाएगी, हम लोग की मदद तुम्हारे द्वारा की जाएगी, हम लोगों की मदद तुम्हारे द्वारा की जाएगी। जी। अब जो मैं उल्टा करने की बात कर रहा था वो क्या है उसे समझो। ये सब तो नॉर्मल है कि भाई आई के साथ सेल होगा तो रेस्ट अदर के साथ विल होता है, तो आई के साथ सेल तो देशमुख के साथ विल होना नॉर्मल बात है। राम के साथ विल तो भाई ये तो नॉर्मल केस है, राम के साथ विल ही होता है। दिस लेटर के साथ विल ही होना चाहिए, फिर यू के साथ विल ही होता है, तो आई के साथ क्या होगा, सेल ही होगा। अब जो मैं समझा रहा था फंसाता कहाँ है उसकी बात जैसे लिख दिया, आपको लिख देगा आई विल हेल्प यू। और लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं, आओ देखते हैं ना ताओ, और उसका जो पैसिव बना के रखता है कि यू विल बी हेल्प्ड बाय मी, एकदम ताव में बना के आ जाता है और सही कर दिया। और वो क्या करेगा, जानबूझ के ये ऑप्शन पहला ही देगा, ये ऑप्शन पहला ही देगा, और लास्ट में ऑप्शन देगा यू शैल बी हेल्प्ड बाय मी। और हो सकता है जानबूझ कर कभी पहला ही ऑप्शन दे देगा ये, तो ये देखकर आपने ये तो होगा नहीं, यू यू के साथ शैल लगा दिया तो ऐसे ही गलत हो गया। और लास्ट ऑप्शन ये देखा, यानी किसी भी तरह से देगा तो आपको फंसना ही, यानी वो क्या कहते हैं वही वाला कहानी हो जाएगा कि खरबूजे पे चाकू गिरे या चाकू खरबूजे पर, कटना तो खरबूजे को ही है, ठीक है। तो वही बात होती है, किसी भी तरह से पूछेगा तो फंसना आप ही को है, और हमारा काम क्या होता है कि आपको फंसने से बचाना, यही तो काम है। इसलिए पहले ही बता रहा हूँ कि ऐसा होगा, ऐसा ध्यान रखना। जबकि बुक वगैरह में डिस्कस नहीं करता, दिक्कत इसी बात की, बुक में पढ़ोगे तो डिस्कस ही नहीं करेगी, बस रूल बता के भाग जाता है। हमें तो स्टूडेंट को देखना पड़ता है कि स्टूडेंट कैसे फंस जाता है एग्जाम में उसको क्या प्रॉब्लम होगी। ओके, सब कुछ ठीक ठाक मैं देख रहा था। कभी कभी मैं देखता रहता हूँ कि भाई नजदीक से देखने पे वर्ड मीनिंग सब ठीक दिखता है, क्योंकि हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है मेरी जितनी इंग्लिश अच्छी है। जितनी इंग्लिश अच्छी है उतनी हैंडराइटिंग भी अच्छी हो जाए तो मजा आ जाए। मुझे लगता है ठीक ठाक, अच्छी नहीं कहेंगे तो ठीक ठाक तो है, ठीक ठाक है, ज़्यादा अच्छी तो नहीं है इंग्लिश मेरी, ठीक ठाक है। यू शैल बी हेल्प बाय मी, तो ये ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन ही गलत है। क्यों गलत है कि आई और वी के साथ होना चाहिए शैल, लेकिन इसने क्या रखा है विल, यानी आई वी के साथ पलट दिया कि आई वी के साथ होना चाहिए, ग्रामर कहता है शैल होने के लिए, इसने तो विल लिख दिया, तो आई वी के साथ उल्टा कर दिया ना, आई के साथ उल्टा कर दिया ना। तो अब आपको क्या करना चाहिए, यू के साथ भी उल्टा करना चाहिए, जो आई के साथ जो आना चाहिए वो नहीं आया, तो यू के साथ भी जो आना चाहिए वो नहीं आएगा। तो आई के साथ आना चाहिए सेल, आ गया विल, तो यू के साथ आना चाहिए विल, लेकिन अब आएगा सेल, क्योंकि आई के साथ उल्टा है। सब्जेक्ट के साथ उल्टा हुआ तो ऑब्जेक्ट के साथ भी उल्टा होगा। समझ रहे बात क्या होना है, सब्जेक्ट के साथ उल्टा हो गया ना, सब्जेक्ट के साथ तो भाई सेल आना चाहिए था, आई के साथ तो सेल आता है, वी के साथ सेल आता है, इसने सब्जेक्ट के साथ उल्टा कर दिया, इसने सब्जेक्ट के साथ विल लगा दिया, यहाँ सेल होना चाहिए। तो आपको भी यही काम करना है कि आपको देखना, अच्छा यू यू के साथ क्या होना चाहिए था, विल होना चाहिए था, लेकिन इसने सब्जेक्ट के साथ क्या कर रहा है, उल्टा, तो आपको भी ऑब्जेक्ट के साथ उल्टा करना पड़ेगा। इसलिए जो यू के साथ विल होना चाहिए था वो नहीं होगा, यहाँ होगा सेल, क्योंकि मतलब अगर इसका उल्टा हो गया तो इसका भी उल्टा होगा, सीधी सीधी बात है, सीधा समझना है, क्लियर है। ये हमने ऐसे कर दिया, एग्जाम्पल ऐसे लिख दिया, किसी ने एक्टिव में ऐसे दे दिया कि ही शैल बीट राम, या मी कुछ भी कर दिया, राम से तो बात नहीं बनी, तो वही जैसा हो जाएगा अस, कि ही शैल बीट अस, वह तो हमें पीटेगा ही, ही शैल बीट अस, वो तो हमें पीटेगा ही शैल बीट अस। हो गई गलती इसमें, इसमें हो गई गलती। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना है इसमें कि ही के साथ तो विल होना चाहिए था ना, ही के साथ क्या होना चाहिए था, विल, ही के साथ होना चाहिए विल, लेकिन इसने क्या कर दिया, सेल। अब हमें क्या करना होगा, जब हम पैसिव बनाएंगे तो हमने लिख दिया वी, तो वी के साथ क्या होना चाहिए, शैल, लेकिन यहाँ शैल होगा क्या, नहीं, क्यों नहीं होगा,
क्योंकि यहाँ ही के साथ बदल दिया, ही के साथ सेल लिख दिया है, तो आपको वी के साथ भी बदलना पड़ेगा। तो वी के साथ, अब वी के साथ होना चाहिए क्या, शेल, लेकिन अब उल्टा होगा, क्योंकि ही के साथ उल्टा होना चाहिए, हो गया कि ही के साथ होना चाहिए था विल, हो गया सेल, तो वी के साथ होना चाहिए सेल, हो जाएगा विल, तो ही वी विल बी बीटन बाय हिम। ठीक है, इसलिए ये जो रूल है इस पर हमेशा, ये देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन ये अगर दिमाग में नहीं बैठेगा तो गलती होगी। और गलती समझना क्या है कि आई वी के साथ नॉर्मली सेल लगता है, और आई वी के अलावा जितने भी वर्ड है उसके साथ विल लगता है। अगर आपने आई वी के साथ विल कर दिया तो फिर इसके साथ सब क्या करना पड़ेगा, यानी अगर ये विल उठा के यहाँ रख दिया तो ये सेल उठा के यहाँ रखना पड़ेगा, सीधी बात। इसको ये समझो कि इस विल को उठा के आपने आई वी के साथ कर दिया तो सेल को भी हटा के ही रखना पड़ेगा, तो सेल को उठा के यहाँ रखना पड़ेगा, जगह बदल दो दोनों, सिंपल सा लॉजिक हुआ। तो ये समझना बहुत ही जरूरी है था। बहुत बार क्वेश्चन इससे आ चुका है और बहुत लोग गलत करके आ जाते हैं, फिर वैसे तो एग्जाम में बना के आते हैं कि हम सही बनाया, पता मार्क्स कम हो गया, तभी तो लोग परेशान रहते हैं कई जगह कि यार सब कुछ तो सही बना के आए थे, पता नहीं कैसे मार्क्स कट गया पूरा, क्यों नहीं हुआ। यही एक दो पॉइंट होता है जहाँ, और भी इस तरह कई पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद बचता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर इम्परफेक्ट। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का भी नहीं बनता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का भी नहीं बनता है। लो, 4 का तो बनता ही नहीं है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बनेगा ही नहीं, तो फिर बचा सिर्फ अब एक, यानी जितने 12 टेंसेस है उसमें से 4 टेंसेस के बनते ही नहीं, 4 टेंसेस के बनते ही नहीं, सिर्फ कितने बनते हैं, 8 के बनते हैं। तो 8 कौन सा बाकी रह गया हमारा, फ्यूचर परफेक्ट। अब फ्यूचर परफेक्ट का एक्टिव का क्या स्ट्रक्चर होगा, डूअर प्लस सेल विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यही स्ट्रक्चर होगा ना, यही स्ट्रक्चर होना चाहिए, सब्जेक्ट सेल विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यही होना चाहिए। अब पैसिव में क्या करेंगे, तो अब तो आपको पहले से पता कि हैव है तो भाई बीन तो आएगा ही, हैव है, विल हैव के साथ V3 है, तो अब V3 है तो पक्का बीन आएगा, अगर V3 ना हो तो फिर बीन के विषय में सोचना भी पड़ेगा, लेकिन अगर हैव के साथ V3 है तो फिर तो बीन आना ही है। तो अगर इसका पैसिव बनाने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सेल विल जो जरूरत है वो आएगा, हैव होगा, और हैव के बाद क्या इधर V3 है, इसका मतलब यहाँ बीन चाहिए, प्लस V3 प्लस बाय प्लस डूअर। लिख लिया स्ट्रक्चर, ये टेंस का आखिरी स्ट्रक्चर है, टेंस का आखिरी स्ट्रक्चर है। सेल विल प्रेजेंट, मतलब जहां हैव प्लस V3 है तो हैव तो होगा ही होगा, उसके साथ बीन लगा देना, V3 कर देना, इतनी बात करनी है, बीन लगा देना, V3 कर देना, जैसे सेंटेंस लिखते हैं। पाकिस्तान will have
sponsored militants कि पाकिस्तान ने, या ट्रेंड स्पॉन्सर्ड से, ट्रेंड स्पॉन्सर्ड लिख दिया, ट्रेंड हो जाएगा, ट्रेंड जो भी लिखा हो उसके हिसाब से बदल लेंगे, कि आतंकवादियों को पाकिस्तान ने प्रायोजित किया होगा या प्रशिक्षित किया होगा, जैसा भी लिखा। तो पैसिव क्या हो जाएगा कि मिलिटेंट्स, अब पाकिस्तान के साथ विल है तो नॉर्मल हुआ, तो इस तरह से मिलिटेंट्स के साथ भी क्या होगा, नॉर्मल ही होगा, विल, क्योंकि आई और वी के साथ तो सिर्फ सेल होता है, इसके साथ तो विल ही होता है। पाकिस्तान के साथ विल हुआ तो फिर दूसरे के साथ भी विल ही होगा। मिलिटेंट्स विल हैव बीन, जो भी लिखना है, स्पॉन्सर्ड है तो क्या हो जाएगा स्पॉन्सर्ड, ट्रेंड है तो ट्रेंड, जो भी है, बाय पाकिस्तान। कि मिलिटेंट्स या टेररिस्ट will have been sponsored या trained by पाकिस्तान। ठीक है, will have been sponsored या trained by पाकिस्तान। कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है, will have के साथ बिन बना दिया। तो सिर्फ स्ट्रक्चर का ध्यान रखना कि किस टेंस के, और ये जो स्ट्रक्चर आपने पढ़ा, यही स्ट्रक्चर कमोबेश हर जगह चलेगा, कोई नया स्ट्रक्चर नहीं आना है, सिर्फ सेंटेंस के हिसाब से कुछ चेंजेज होंगे। स्ट्रक्चर हमेशा पैसिव में यही रहेगा कि ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाना है, हेल्पिंग वर्ब को लाना ही लाना है। यही दिमाग, चाहे नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, चाहे इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, चाहे कुछ भी बना रहे हैं, हमेशा ये बात ध्यान रखना है जब कुछ भी आएगा कि ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाना है और फिर उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। ये जो बेसिक कंडीशन है ये किसी भी सेंटेंस में नहीं बदलता है, इस बात को अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है। और इसलिए सारे सेंटेंस में सबसे पहले इसी बात को तय करना कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, और वो हेल्पिंग वर्ब कहीं इधर उधर बदल तो नहीं दिया, और वर्ब थर्ड फॉर्म में है कि नहीं, और उसके साथ बी बीन का ठीक से कम, सबसे पहले यही चेक करना है, इसके बाद किसी भी चीज को चेक करना है। ये अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लीजिए, तब बिना ज्यादा मेहनत किए भी आपके ऑप्शन से आपका सेंटेंस चढ़ जाएगा। क्लियर, एकदम इस बात को दिमाग में बिठा लेना, अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। और क्या बताया था कि और एक सेंटेंस और देख लेते हैं, इतने सेंटेंस सबका दो देखा, इसका भी देख लेते हैं। जैसे लिख दिया boys will have raised the question, कि क्वेश्चन जो है लड़कों ने रेज किया होगा, पूछा होगा, क्रिएट किया होगा। रेज का मतलब क्वेश्चन पूछना, क्वेश्चन उठाना भी कह सकते हैं, कि लड़कों ने क्वेश्चन उठाया, प्रश्न उठाए होंगे या प्रश्न किए होंगे, कुछ भी कह सकते हैं। प्रश्न करना, प्रश्न पूछना, प्रश्न उठाना, ये सब कुछ भी जैसा कहना। तो पैसिव क्या हो जाएगा इसका कि द क्वेश्चन will have been raised by boys, है ना, by boys। ये थी कहानी। अब हमें यह पता है कि किसी भी परफेक्ट कंटीन्यूअस का तो बनना ही नहीं है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका तो बनना नहीं। लिख बार बार इसलिए दिया जाता है, या लिखना बार बार जरूरी इसलिए होता है ताकि दिमाग में बैठे और लिखा हो कि हाँ पे लिख रखे कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता, इसलिए। या तो एक बार बोल रहे फिर लोग भूल जाते हैं इसका क्या होगा, तो इसलिए सब टेंस को लिखना ये जरूरी होता है कि भाई इसका नाम लिख दिया, भाई इसका नहीं बनता, ताकि आपको जब भी पलटो तो लिखा रहेगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है। ये था बेसिक, और अभी कुछ बेसिक और है। ये बेसिक में भी बिल्कुल सब बेसिक ना, सिंपलेस्ट बेसिक था ये, एब्सोल्युटली बेसिक फाउंडेशन। अब बेसिक में कुछ और चीजें हैं, उसके बाद एडवांस होता है।
और जो बेसिक में अभी चीजें और है उसी से पहले इसी से क्वेश्चन देख लीजिए। आपके मैंने क्या कहा कि इस बेसिक से अभी आप पढ़ा है 50-60% 70% क्वेश्चन तो इसी से बन जाएगा। अब थोड़े इसी से जोड़कर अभी इसी बेसिक से जोड़कर अभी कुछ और, ये तो प्योर टेंस बेस पर था, अब इससे कुछ चीजों को और जोड़कर इसी टेंस से जोड़कर अभी और देखना है जो और बेसिक होता है इसका, जिससे क्वेश्चन बनता है। अभी हमारा पूरा फोकस इस पर कि जहां जहां से क्वेश्चन बनता है उसको हमें सारे सीरीज से देखना है, ये नहीं कि भाग भाग के देखना, सीरीज से देखना है। तो टेंस बेस सारे देख लिया। अब टेंस बेस में ही कुछ और चीजें क्या होती है उसे समझना है, उस पर ध्यान देना है। जैसे कभी कभी क्या होता है आपका सेंटेंस में एक नहीं दो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अभी टेंस बेसिस से चल रहा है कि टू ऑब्जेक्ट्स यानी टू सफरर्स, और आपको पता है कि सारा खेल क्या है, ऑब्जेक्ट का ही है, सफरर का ही है। जो खेल है नरेशन का, जो खेल है वो तो सफरर का ही खेल है ना, सारे ऑब्जेक्ट का ही खेल है, सफरर का ही खेल है। तो जब ये ऑब्जेक्ट का ही खेल है, सारा का सारा गेम जो सफरर का ही है, और सफरर ही दो हो गया, तो क्या करें? अब दो में से किसको चुने? इसी बात की दिक्कत हो जाती है। जरा इसको एग्जांपल समझो। नया रूल कुछ भी नहीं है, खाली इसमें समझना किसको चुनना क्या है। जैसे सेंटेंस में लिख दिया माय फादर टॉट मी इंग्लिश, माय फादर टॉट मी इंग्लिश। उसमें दो ऑब्जेक्ट हो गया, एक हो गया मी और एक हो गया इंग्लिश। तो पहले तो ये समझना कि अगर टू ऑब्जेक्ट्स है तो वो दो तरह से बनता है, पहले तो ये समझ लो। एक ये बनेगा कि मी से बनाएंगे तो आई, और ये क्या टॉट हो गया, V2 हो गया। V2 हो गया तो क्या वाज वर्ड से बनेगा, तो आई वॉज, टॉट का V3 टॉट ही रहेगा। आई वॉज टॉट इंग्लिश बाय माई फादर, सीधी सीधी बात। आई वॉज टॉट, ये भी बिल्कुल सही है। इसको इसलिए क्या कहा P1, और दूसरा हुआ P2, दूसरा पैसे भी बनेगा इसका। यानी दो ऑब्जेक्ट है तो पैसे भी दो बनेगा। हम इंग्लिश बना दिया, इंग्लिश से बना दिया इंग्लिश, और फिर ये टॉट है तो टॉट V2 हुआ, और तो कुछ इसमें है नहीं, तो V2 है तो हमें क्या चाहिए, वाज या वर्ड चाहिए V2 होने पर, तो इंग्लिश के साथ वाज ही लगेगा। वाज टॉट टू मी, मुझे पढ़ाया गया, टॉट टू मी, टॉट टू मी बाय माय फादर। इंग्लिश वाज टॉट टू मी, कुछ लोग कभी कभी टू को ऑमिट भी कर दे, लेकिन ऑमिट करना नहीं चाहिए। टू ऑमिट कर देंगे तो भी बात बन जाएगी, लेकिन ग्रामर कहता है कि टू होना चाहिए, ठीक है, टू होना चाहिए। ये मैंने केस में भी आपको समझाया था। जैसे हम लिखते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में होता है तो सॉरी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में होता है। और अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम पहले करते हैं तो बीच में कोई प्रीपोजिशन लगा देता है। ये वजह से मैंने आपको एग्जांपल से बताया था, ही गेव मी अ कार, और एक कार, ही गेव मी अ कार, और ही गेव अ कार टू मी। ऑब्जेक्ट में देखिएगा तो आपको मैंने बता रखा है ऑब्जेक्टिव केस में। और वहां ये भी बताया था कि ये जो मैं ऑब्जेक्टिव केस आपको बता रहा हूँ ये आपको वॉइस में काम आएगा। अब उसकी जरूरत यहाँ है। मैंने ऑब्जेक्ट, और मैंने आपको जो बेसिक वीडियो की क्लास बताई है बेसिक, उसमें भी मैंने बताया है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो भी दिखा रखा है। बेसिक वीडियो की क्लास भी एक बार देख लेना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कभी किसकी जरूरत पड़ती है वो पता नहीं, तो बेसिक वीडियोस के 10-15 क्लासेस है, वो भी देख लीजिएगा। तो उस बेस में मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है चर्चा किया, ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। तो जब दो ऑब्जेक्ट हो, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों ऑब्जेक्ट हो, तो लिविंग थिंग को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और नॉन लिविंग थिंग को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। यही बात बताया। और दोनों में से जो प्रायोरिटी होती है वो है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, यानी लिविंग थिंग की। लिविंग थिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, भले उसका नाम होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है लिविंग थिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन नाम उसका क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नॉन लिविंग थिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसका नाम क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कभी कोई इसी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के चक्कर पड़ जाते हैं, डायरेक्ट है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा लिविंग थिंग, ऐसा नहीं है। लिविंग थिंग को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए जब कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि एक ही ऑप्शन रहता है, कोई एक ऑप्शन कोई अगर रहेगा सब ये था और ये ऑप्शन में है ही नहीं, तब तो यही ठीक क्या करके आना है। कभी एग्जाम में क्या करता है कि ये ऑप्शन दे देता है, ये रहता ही नहीं, फिर तो इसी को टिक करके आना है। और कभी कभी ऑप्शन में क्या करता है कि दोनों दे देता है।
दिक्कत तब होती है कि सही बुक में लिखा रहता है दोनों, बुक में लिखा नहीं रहता कि किसको चुन के आना चाहिए, बुक में दोनों बना के छोड़ देता है और एग्जाम वाला इसी का फायदा उठाता है। तो जब ये दोनों, अब कुछ अच्छे अच्छे बुक में लिखा भी है कि किसको प्रीफर करें, तो जब दोनों दे रखा हो तो लिविंग थिंग वाले को प्रीफर करना है। जब दोनों दे रखा हो, लिविंग थिंग से भी बना रखा हो, नॉन लिविंग थिंग से भी बना रखा हो, तो लिविंग थिंग जो ऑब्जेक्ट है उसको जो सब्जेक्ट पे लाया है वो वाला करके आना है, यानी लिविंग थिंग वाला करके आना है। नॉन इंग्लिश क्या, नॉन लिविंग थिंग उसको छोड़ देना है, लिविंग थिंग वाला क्या है आई, तो इसको करके आना है। यानी दोनों अगर ऑप्शन, दोनों में से कोई एक है तो कोई बात नहीं, जो एक है वही सही है, लिविंग का कर, क्योंकि सही ये दोनों है। अब दोनों सही में से हमको एक ही चुनना है, दोनों सही में से अगर एक ही चुनना है तो फिर हम उसको लिविंग थिंग वाले को चुनेंगे। और कभी कभी ऑप्शन में चौथा काम भी कर सकता है कि दोनों देगा, सपोज करो कि ये ए कर देगा, इसको बी कर देगा, और तीसरा ऑप्शन देगा ए प्लस बी। अगर ये ऑप्शन है ए प्लस बी, तब तो यही ऑप्शन करके फिर इसको ही चुनना। अगर एक तीसरा ऑप्शन भी दे दिया है कि ए एंड बी बोथ, तो फिर बोथ वाले चुन कर आएंगे। क्लियर है? चार तरीके से ये पूछ सकता है, सिर्फ एक दिया तो ये करके आना है, एक ये दिया तो सिर्फ यही करके आना है, ये नहीं दिया। अगर यही दोनों दे दिया और कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है तो फिर लिविंग थिंग वाला करके आना है। और दोनों दे रहा है और साथ साथ ये ऑप्शन भी दे रहा है ए प्लस बी, तो फिर ए प्लस बी वाले को करना है। चार तरह से ये पूछ सकता है, चारों में चार काम करना है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस हमने लिखा, किसे लिखा, एक्टिव में सी गेव मी अ पेन। फिर इसको दोनों तरह से बना सकते हैं, कुछ किसी भी टाइप, तो पास्ट टेंस में दूसरे टेंस में बनाते हैं, सब पास्ट में ही हो जाएगा तो ठीक नहीं है। मैंने लिख दिया सी हैज गिवन मी अ पेन, सी हैज गिवन मी अ पेन, फिर दो ऑब्जेक्ट हो गया, सी हैज गिवन मी अ पेन, दो ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब पैसिव फिर ये दो तरह से बनेगा, एक तो सबसे पहले लिविंग थिंग से बनाना चाहिए, तो मी हो गया, तो क्या होगा आई, और आई के साथ क्या लगेगा, अभी हैज है तो हैव और हैज में से ही क्या होगा, आई के साथ हैज तो आएगा नहीं, तो हैव आएगा, हैव, और हैज के साथ भी3 या गिवन है तो फिर बीन आएगा, तो आई हैव बीन गिवन अ पेन। इसलिए मैंने कहा, तो वो बेसिक रूल तो कहीं बदलना नहीं, वो तो रूल लगेगा ही, जो टेंस वेंस का रूल हो गया वो हर सेंटेंस पे, क्योंकि हर सेंटेंस किसी ना किसी टेंस में होगा। तो एक ये हो गया। दूसरा क्या होगा भाई, नॉन लिविंग थिंग से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए पेन। अब ए पेन के साथ क्या होगा, हैव होगा कि हैज होगा, तो हैज होगा, तो ए पेन हैज, हर हैज के साथ क्या हो जाएगा, बी गिवन, और फिर यहाँ क्या लगेगा, टू मी बाय हर, इसमें भी लगा सकते थे बाय हर, कि पेन, आई हैव बीन गिवन अ पेन बाय हर, आई हैव बीन गिवन अ पेन बाय हर, या ए पेन हैज बीन गिवन टू मी बाय हर, ए पेन हैज बीन गिवन टू मी बाय हर। ऐसे ही अभी बहुत सारे स्ट्रक्चर आने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर आने वाले हैं, सबको हम लोग डिस्कस करेंगे अभी एक एक करके। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं।